सभी को नमस्कार। अभी तक हमने पारिवारिक संसाधनों में मानवीय साधनों पर चर्चा की थी। मानवीय साधन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से अपन ने जो चर्चा की थी उनमें समय मानवीय साधन था, शक्ति थी, फिर अपने रुचि थी, योग्यता, कौशल, ज्ञान, अभिवृत्तियाँ, ये सब क्या थे? मानवीय साधन थे जो व्यक्ति विशेष में होते हैं और उससे ही वह अपने पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। अब अपन अमानवीय साधनों पर आते हैं। तो अमानवीय साधन वे साधन होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अर्थात ये दृश्य होते हैं, मूर्त रूप में होते हैं। इस कारण ये मानवीय साधनों की अपेक्षा इनका महत्व हमें जल्दी समझ में भी आता है। अब अमानवीय साधनों में सर्वप्रथम हम चर्चा कर रहे हैं धन पर। धन वह संपत्ति है जो व्यक्ति द्वारा परिवार, परिवार द्वारा समाज, समाज द्वारा राष्ट्र का उत्थान करता है। और यही बात साधन संपत्ति के महत्व को और अधिक स्पष्ट करती है। धन द्वारा अधिकांशतः अनेक वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति की योग्यता के अनुसार यह साधन संपत्ति किसी के पास अधिक तो किसी के पास कम भी हो सकती है, किंतु व्यक्ति अपनी मेहनत से इसे बढ़ा भी सकता है। जैसे काम के अलावा ओवरटाइम करके अपने धन को बढ़ा सकता है, काम के बाद अन्य काम करके। यह साधन संपत्ति वेतन, मजदूरी और पूर्व में की गई बचत, ब्याज, मानधन के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। धन कितना भी हो, यदि उसका उचित तरीके से नियोजन न किया जाए तो हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात इस साधन संपत्ति का सोच समझकर उपयोग हमें करना चाहिए। धन के अभाव में पारिवारिक क्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन करना असंभव होता है। अच्छा, अब ये हुई हमारा धन, जो कि अमानवीय साधन है और इसे व्यक्ति स्वयं अपनी मेहनत से कमा सकता है। दूसरा हम अमानवीय साधनों पर चर्चा करते हैं, वह है भौतिक सुविधाएं। भौतिक सुविधाएं, इसके अंतर्गत उन सभी सुविधाओं को हम ले सकते हैं या उन सभी सुविधाओं या वस्तुओं का हम समावेश करते हैं जिनका हमारे कार्य को पूर्ण करने में उपयोग होता है। धन के द्वारा इसे खरीद भी सकते हैं, जैसे खाद्य सामग्री है, पुस्तकें हैं, कपड़े हैं, घर में उपयोग में आने वाले उपकरण, बर्तन, टेबल, फ्रिज, मिक्सर आदि, ये सब चीज़ें भौतिक सुविधाएं हैं। अब भौतिक सुविधा में हम लेंगे सबसे पहले सामुदायिक सुविधाएं, जिसे हम कम्युनिटी फैसिलिटीज़ कहते हैं। किसी भी समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा जिन सुविधाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी फैसिलिटीज़ या सामुदायिक सुविधाएं कहते हैं। सामुदायिक सुविधाओं को समझने हेतु इनके हम अलग अलग भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो गई स्वास्थ्य सुविधाएं या हेल्थ फैसिलिटीज़। इसमें आएंगे स्वास्थ्य केंद्र आएंगे, दवाखाने आएंगे, बाल संगोपन केंद्र आएंगे, टीका केंद्र आएंगे आदि इन सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखते हैं शिक्षा सुविधाएं। शिक्षा सुविधाएं में पूर्व प्राथमिक जो शाला है, बाल मंदिर शाला है या कॉलेजेस है, पुस्तकालय है, कंप्यूटर है, टाइपिंग शाला है, आश्रम शाला है, सभी इस प्रकार की शिक्षा सुविधाओं का इसमें समावेश होता है। फिर नेक्स्ट है यातायात सुविधाएं, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है या
एरोड्रम है या ऑटो रिक्शा, जहाज, अर्थात जिन साधनों का उपयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने हेतु करते हैं, उन सभी का समावेश यातायात सुविधाओं में होता है। फिर नेक्स्ट है खेल एवं मनोरंजन संबंधी सुविधाएं। खेल का मैदान, बगीचा, थिएटर ले लो, सिनेमा घर ले लो, प्ले स्टेशन ले लो, सभी मनोरंजन की सुविधाएं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट ले लो संचार सुविधाएं, जिसे हम कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कहते हैं, जिसमें हम दिन भर मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, टेलीफोन्स का कर रहे हैं, ईमेल का कर रहे हैं, तार का कर रहे हैं, पोस्ट का कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस जो भी है उनका कर रहे हैं, तो ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। फिर अन्य सुविधाएं जिसमें हम ले सकते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बाजार, बैंक, वृद्धाश्रम, इन सब का समावेश होता है। तो इस तरह ये सारी जो सुविधाएं हैं वह भौतिक सुविधाएं हैं, और धन जो है ये इसके द्वारा इसको प्राप्त भी किया जा सकता है, और ये अमानवीय साधनों में आते हैं। अब हमने मानवीय साधन देख लिए बच्चों, अमानवीय साधन देख लिए। अब हम देखते हैं कि इन साधनों में क्या विशेषताएं होती हैं। तो साधन अनेक प्रकार के होते हैं, ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। साधन भले ही एक दूसरे से कितने ही अलग हो, किंतु उनमें कुछ विशेषताएं समान होती है। यही कारण है कि प्रत्येक साधन का उपयोग के संबंध में हमें सोच विचार कर व्यवस्थापन करना आवश्यक होता है। साधनों की अगर विशेषता देखते हैं तो पहली विशेषता होती है कि साधन उपयोगी होते हैं। साधनों की विशेषता होती है कि प्रत्येक साधन उपयोगी होते हैं। साधनों की उपयोगिता ही उन्हें ये संज्ञा प्रदान करती है कि वे साधन संपत्ति है। कब, कहाँ, कौन सा साधन कितना उपयोग में आएगा, ये समय, परिस्थिति एवं लक्ष्य पर निर्भर करता है। और प्रत्येक परिवार के लिए प्रत्येक साधन की उपयोगिता जो होती है भिन्न भिन्न होती है। ये उपयोगिता परिवार के लक्ष्य पर निर्भर करती है। साधन संपत्ति की उपयोगिता व्यक्ति की आवश्यकता, रुचि, अभिवृत्तियों पर निर्भर करती है। साधन के उपयोग संबंधी ज्ञान का भी साधनों की उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा इसकी विशेषता होती है साधन सीमित होते हैं। साधन सीमित होते हैं, साधनों की सीमितता के कारण इसकी व्यवस्थापन अति आवश्यक होता है। इसका व्यवस्थापन अगर नहीं करते तो क्या होता है, साधन हमें कम पड़ सकते हैं। प्रत्येक साधन का अपना महत्व होता है, जैसे समय, शक्ति और धन। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित है। साधनों को योग्य व्यवस्थापन करके इन आवश्यकताओं को पूर्ण किया करना होता है। जो व्यक्ति इन सीमित साधनों का उपयोग करके अपनी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वही क्या कहलाता है, कुशल प्रबंधक कहलाता है। साधनों की सीमितता दो प्रकार की होती है। पहला तो क्या होता है, क्वांटिटेटिव लिमिटेशंस होती हैं, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव लिमिटेशंस होते हैं। मतलब जो क्वांटिटेटिव होती है अर्थात संख्यात्मक सीमितता होती है। कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनकी संख्या सीमित होती है, जैसे भौतिक वस्तुएं, धन, समय आदि। और ये साधन की संख्या सीमितता वह है जिससे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे कि धन, इस साधन संपत्ति को हम इस प्रकार गिन सकते हैं कि भौतिक साधन संपत्ति जैसे खाद्य पदार्थों को हम तोल सकते हैं, जमीन, कपड़ा को माप सकते हैं। और साधनों की संख्यात्मक सीमितता के संदर्भ में हम दिन के केवल 24 घंटे को ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह शक्ति जो है इसका प्रमाण कम और अधिक हो सकता है। और इसी तरह धन, ये साधन संपत्ति प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न भिन्न मात्रा में उपलब्ध होती है। दूसरा जो होती है गुणात्मक
सीमितता, साधनों की गुणात्मक सीमितता भी साधनों के गुणों को दर्शाती है। इसे मापा नहीं जा सकता है, केवल गुणों के आधार पर इसको हम अनुभव कर सकते हैं, इसलिए इसे गुणात्मक सीमितता भी कहते हैं। अब तीसरी विशेषता होती है साधन संबंधित होते हैं अर्थात इंटर रिलेटेड होते हैं। सभी साधन संबंधित होते हैं अर्थात एक साधन का असर दूसरे साधन पर पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि टेलीविज़न देखने के समय इस साधन संपत्ति का प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक लक्ष्य केवल एक साधन संपत्ति के उपयोग के लिए प्राप्त नहीं किए जा सकते, इसके लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे गृहिणी सुंदर भरत काम करने का ज्ञान कौशल है तो उसके पास समय नहीं है, तो वो भरत काम भी नहीं कर सकेगी। इसलिए वैसे ही यदि कार ड्राइविंग सीखने का निश्चय किया और कार ड्राइविंग सीखने में लगने वाला पैसा, समय, शक्ति या रुचि की हमें आवश्यकता होगी, केवल एक साधन का उपयोग करने से हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रत्येक साधन एक दूसरे से संबंधित होते हैं एवं प्रत्येक के पास कम या अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनका योग्य व्यवस्थापन करके इनका उपयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट विशेषता है कि सभी साधनों में व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू होती। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या होता है, सभी साधनों की व्यवस्थापन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि साधन उपयोगी होते हैं, सीमित होते हैं, अर्थात योग्य व्यवस्थापन से क्या होगा, उपलब्ध साधनों की उपयोगिता में वृद्धि और सीमितता को दूर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट विशेषता होती है साधनों के उचित उपयोग द्वारा जीवन स्तर में बढ़ोतरी की जा सकती है। साधनों के उचित उपयोग से पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे एवं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति तो निश्चित रूप से जीवन स्तर अगर प्राप्ति होगी तो निश्चित रूप से जीवन स्तर में भी हमारी वृद्धि होगी। और इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है कि साधनों का वैकल्पिक उपयोग भी है। प्रत्येक साधन का वैकल्पिक उपयोग भी होता है, केवल हम वैकल्पिक उपयोग कब, कहाँ और कैसे करें इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। जैसे समय का अनेक कार्यों में उपयोग होता है, जैसे कि घर की सफाई, भोजन बनाना, पढ़ाई करना, कपड़े धोना आदि। यदि हमें योग्य विकल्प का चुनाव करके साधन का उपयोग जो है योग्य कार्य में करें तो हमें इसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक बार विशिष्ट विकल्प हेतु साधन का उपयोग होने के पश्चात अन्य कार्य के लिए वह उपयोग में नहीं आता। जैसे समय को यदि हम मनोरंजन में उपयोग में लाएंगे तो उस समय पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसलिए समय का सही उपयोग करना चाहिए। फिर साधनों को प्रतिस्थापन भी संभव है, मतलब प्रत्येक साधन का प्रतिस्थापन भी संभव है। प्रतिस्थापन अर्थात एक के स्थान पर हम दूसरे साधन का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सभी साधन संपत्ति जो है सही मतलब प्रमाण में समान प्रमाण में उपलब्ध नहीं होती। किसी के पास कोई साधन अधिक है तो किसी के पास कोई साधन कम है। ऐसे समय साधनों को प्रतिस्थापित करके हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक कामकाजी महिला के पास समय कम है किंतु धन पर्याप्त है तो घरेलू कार्य के लिए वह काम वाली बाई रखेगी। समय बचत के उपकरणों का उपयोग करके कुछ कार्य स्वयं पूर्ण करेगी। इसी प्रकार समय को धन के साथ प्रतिस्थापित कर लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। साधनों के प्रतिस्थापन उपयोग के द्वारा साधनों में बचत कर उसका अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह साधनों के कई विशेषताएं होती हैं। आए आपको समझ में कौन कौन सी विशेषताएं थी कि साधन जो है वह उपयोगी होते हैं, साधन सीमित होते हैं, साधन एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सभी साधनों पर व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू होती है, साधनों का उचित
उपयोग से क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन शैली को बढ़ा सकते हैं या जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। साधनों में वैकल्पिक उपयोग भी किया जा सकता है, साधनों को प्रतिस्थापन भी किया जा सकता है। ये समस्या क्या हुई थी, साधनों की विशेषताएं और साधनों के प्रकार आज पूर्ण हुए। आया आपको समझ में? आया तो धन्यवाद।